हेलो दोस्तों, मेरा नाम राजन है। मेरी शादी को भी कुछ ही दिन हुए थे और मुझे लगता था कि भगवान ने मुझे दुनिया की सबसे सीधी और संस्कारी पत्नी दी है। मेरी पत्नी पार्वती बहुत शांत स्वभाव की थी। वह ज़्यादातर समय पूजा पाठ में लगी रहती थी। जब भी मैं कमरे में जाता, वह हाथ में माला लिए भगवान के सामने बैठी मिलती। मैं उसे देखकर खुश हो जाता था और मन ही मन सोचता था कि मेरी किस्मत कितनी अच्छी है। मेरी माँ कई सालों से बीमार थी और चल फिर नहीं सकती थी, इसलिए घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मैंने माँ की देखभाल के लिए एक नर्स भी रखी हुई थी, लेकिन शादी के बाद पार्वती ने कहा कि वह खुद माँ की सेवा करेगी, इसलिए मैंने नर्स को छुट्टी दे दी। शुरू-शुरू में मुझे लगा कि पार्वती सच में बहुत अच्छी लड़की है, क्योंकि वह माँ के पास घंटों बैठती, उनके पैरों की मालिश करती, उन्हें खाना खिलाती और समय पर दवाई भी देती थी। लेकिन मेरी माँ जाने क्यों उसे पसंद नहीं करती थी। माँ बोल नहीं सकती थी, इसलिए इशारों में बातें समझाती थी। कई बार वह मुझे इशारे से कहती कि मैं पार्वती से थोड़ा सावधान रहूं, लेकिन मैं उनकी बात को बीमारी का असर समझकर नज़रअंदाज कर देता था। एक दिन मेरी तबीयत अचानक खराब हो गई, इसलिए मैं दुकान जल्दी बंद करके घर लौट आया। घर पहुंचा तो देखा पार्वती हमेशा की तरह पूजा में बैठी हुई थी। मैंने प्यार से कहा, पार्वती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, एक कप चाय बना दो। उसने मुस्कुराकर मेरी तरफ देखा और बोली, बस थोड़ी देर में पूजा खत्म कर लूँ, फिर बनाती हूँ। मैं कमरे में जाकर लेट गया और कब आँख लग गई पता ही नहीं चला। रात करीब 2 बजे मेरी आँख खुली तो भूख और कमजोरी की वजह से शरीर टूट रहा था। मैंने देखा कमरे में हल्की रोशनी जल रही थी और पार्वती अब भी पूजा में बैठी थी। मैं चुपचाप उठा और खुद ही रसोई में खाना निकाल कर खाने लगा। दिल में थोड़े दुख भी था कि उसने मेरी तबीयत की तरफ ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर मैंने खुद को समझा कि शायद वह भगवान से मेरे लिए ही प्रार्थना कर रही होगी। खाना खाते समय माँ के कमरे से हल्की आवाज़ आई तो मैं उनके पास गया। माँ बहुत बेचैन लग रही थी। मैं उनके पैरों की मालिश करने लगा और धीरे से पूछा, माँ, पार्वती आपको परेशान तो नहीं करती? माँ ने तुरंत सिर हिलाकर ना कहा, फिर हाथ के इशारे से मुझे समझाने लगी कि मैं उससे दूरी बनाकर रखूं। मुझे बहुत बुरा लगा। मैंने कहा, माँ, वह इतनी सेवा करती है, फिर भी आपको पसंद नहीं है। तभी पीछे से पार्वती कमरे में आ गई। उसने कहा, मैं बस मम्मी जी की कंबल ओढ़ाने आई थी, मौसम ठंडा हो रहा है। उसकी बात सुनकर मुझे लगा कि शायद मैं बेवजह सोच रहा हूँ। अगली सुबह मैं उठा तो पार्वती रसोई में थी। उसने मेरे लिए नाश्ता बनाया और फिर माँ को अपने हाथों से दलिया खिलाने लगी। मैं उसे देखकर भावुक हो गया। उसने बड़ी शांति से कहा, मम्मी जी की सेवा करना मेरा सौभाग्य है, भगवान ऐसे काम का फल जरूर देते हैं। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा कि सच में मुझे बहुत अच्छी पत्नी मिली है। लेकिन समय बीतने के साथ एक बात मुझे परेशान करने लगी। हमारी शादी को कई दिन हो चुके थे, फिर भी पार्वती मुझसे दूरी बनाकर रखती थी। वह हर समय पूजा या माँ की दिव्य सेवा में लगी रहती। मैं चाहता था कि वह मेरे साथ थोड़ा समय बिताए, लेकिन मैं खुलकर उससे कह नहीं पाता था। एक शाम मैं दुकान से बहुत थका हुआ घर लौटा और गुस्से में बोल पड़ा, पार्वती, आखिर कब तक तुम सिर्फ पूजा में लगी रहोगी? मैं भी तुम्हारा पति हूँ, मुझे भी तुम्हारे साथ की जरूरत है। मेरी बात सुनकर वह घबरा गई और बोली, राजन जी, मैं आपसे दूर इसलिए रहती हूँ क्योंकि मुझे डर लगता है। फिर उसने अपने हाथ का एक पुराना निशान दिखाया और बोली, बचपन में एक बाबा ने कहा था कि जिसकी भी मुझसे शादी होगी उसकी जिंदगी में बड़ी परेशानियां आ सकती है, इसलिए माँ ने कहा था कि शादी के बाद कुछ दिन तक पति से दूरी बना रखूं और भगवान का नाम लूं ताकि सब ठीक रहे। मैं उसकी बात सुनकर मुस्कुरा दिया। मैंने कहा, मुझे इन बातों पर भरोसा नहीं है, लेकिन अगर तुम्हें सुकून मिलता है तो ठीक है। उसने रात की सांस ली और बोली, बस कुछ दिन और, फिर मैं पूरी तरह आपके साथ सामान्य जिंदगी शुरू करूंगी। उसके बाद मैं भी शांत हो गया और अब जब भी उसे पूजा करते देखता तो सोचता कि वह सब मेरे लिए ही कर रही है। लेकिन मेरी माँ भी उसे खुश नहीं थी। कई बार वह इशारों में मुझे समझाने की कोशिश करती, लेकिन मैं ध्यान नहीं देता था। मुझे लगता था माँ शायद नई बहू को समझ नहीं पा रही है। एक दिन माँ ने खाना खाने से मना कर दिया। मैं परेशान होकर उनके पास गया तो उन्होंने इशारों में कहा कि मैं फिर से नर्स को घर बुला लूं। मैंने सोचा शायद उन्हें पुराने तरीके की आदत हो, इसलिए मैंने चुपचाप अस्पताल जाकर वही नर्स वापस बुला ली। लेकिन पार्वती से कहा कि डॉक्टर ने कुछ दिनों के लिए रखने को कहा है। पार्वती ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिखाई दे रही थी। नर्स घर आने लगी और कुछ ही दिनों में उसने मुझसे कहा, राजन साहब, आपकी माँ की हालत ठीक नहीं है, उनकी सही तरह से देखभाल नहीं हो रही। यह सुनकर मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि मुझे तो लगता था पार्वती माँ की पूरी सेवा करती है। मैं अंदर से परेशान हो गया, लेकिन बिना कुछ कहे चुप रहा। अगले कुछ दिन मेरे लिए अजीब बेचैनी में गुजरने लगे। एक तरफ पार्वती की मीठी बातें थी, दूसरी तरफ माँ के इशारे और नर्स की चिंता। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर सच क्या है। मैं कई बार खुद को समझाता कि शायद मैं ज़्यादा सोच रहा हूँ, लेकिन दिल के किसी कोने में एक हल्का सा डर बैठ चुका था। मुझे महसूस होने लगा था कि इस घर में सब कुछ वैसा नहीं है जैसा ऊपर से दिखाई देता है। उस रात मैं देर तक जागता रहा। मेरे मन में अजीब सी बेचैनी थी। मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर सच क्या है। एक तरफ पार्वती की मासूम बातें थी, दूसरी तरफ माँ के इशारे और नर्स की कई बातें मेरे दिमाग में घूम रही थी।
मैं करवटें बदलता रहा और फिर न जाने कब आँख लग गई। आधी रात के करीब अचानक मेरी नींद खुली तो मैंने देखा कमरे की हल्की रोशनी में पार्वती धीरे-धीरे अलमारी खोल रही है। उसने बहुत सँभाल कर एक काला बैग बाहर निकाला और बिना आवाज़ के कमरे से बाहर निकल गई। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़कने लगा। मैं भी धीरे से उठा और उसके पीछे चल पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि उसे ज़रा-सा भी शक हो, इसलिए दबे पाँव उसके पीछे-पीछे सीढ़ियों तक पहुँच गया। पार्वती सीधे छत पर जा रही थी। मेरे मन में हज़ार सवाल उठ रहे थे। आखिर इतनी रात को वह छत पर क्या करने जा रही है? मैं कुछ दूरी बनाकर उसके पीछे छत पर पहुंचा और वहां का नज़ारा देखकर मेरे होश उड़ गए। छत के कोने में एक लड़का खड़ा था। पार्वती जल्दी से उसके पास गई और बोली, मैंने जैसे तुमने कहा था वैसे ही सारे गहने और पैसे बैग में रख दिए हैं। अब यहाँ रुकना मुश्किल होता जा रहा है। घर में फिर से नरश आ गई है और अगर ज़्यादा दिन रुकी तो सब सच सामने आ जाएगा। लड़के ने जल्दी से बैग लेने के लिए बढ़ाया, तभी मेरे हाथ से गुस्से में छत का दरवाजा जोर से बंद हो गया। आवाज़ सुनते ही दोनों घबरा गए। पार्वती ने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ गया। वह घबराकर पीछे हटने लगी और बोली, राजन जी, आप मेरी बात सुनिए। लेकिन उस वक्त मेरे कानों में उसकी कोई बात नहीं जा रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने मेरे भरोसे को तोड़कर ज़मीन पर फेंक दिया हो। मैं उस लड़के की तरफ बढ़ा, लेकिन वह जल्दी से पीछे हट गया और छत की दूसरी तरफ लगी रस्सी पकड़कर नीचे उतरने लगा। शायद वह पहले भी कई बार इसी रास्ते आया होगा, मगर घबराहट में उसका संतुलन बिगड़ गया और वह नीचे कूदकर भाग गया। मैं उसके पीछे जाना चाहता था, लेकिन तभी पीछे से पार्वती की दर्द भरी आवाज़ आई। वह घबराहट में फिसल गई थी और उसके पैर में चोट लग गई थी। मैं कुछ पल वहीं खड़ा रहा और उसे देखता रहा। मेरे अंदर गुस्सा भी था, दुख भी था और भरोसा टूटने की तकलीफ भी थी। पार्वती रोते हुए बोली, राजन जी, मैं सब सच बता दूंगी। वैसे एक बार मेरी बात सुन लीजिए। मैं चुपचाप उसे नीचे कमरे में लेकर आया और पानी का गिलास उसके सामने रख दिया। वह लगातार रो रही थी। कुछ देर बाद मैंने कहा, अब सच बताओ, आखिर ये सब क्या है? वह रोते हुए बोली, जिस लड़के को आपने देखा उसका नाम गौतम है। मैं उसे पहले से जानती थी। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे और शादी करना चाहते थे, लेकिन घर वालों ने हमारी बात नहीं मानी। फिर आपका रिश्ता आ गया। मेरी माँ को आपका घर और कमाई पसंद आ गई, इसलिए उन्होंने मेरी शादी आपसे कर दी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन मजबूरी हो गई। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल बैठ गया। मैं बोला, तो फिर तुमने मुझसे शादी के बाद सच क्यों नहीं कहा? उसने नज़रें झुका ली और बोली, क्योंकि मैं डर गई थी। मुझे लगा अगर सच बोल दूंगी तो दोनों परिवारों में बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा। इसलिए मैंने पूजा पाठ और दूरी वाली सारी बातें बना दी ताकि कुछ दिन निकल जाएं और मैं यहाँ से चली जाऊँ। मैं उसकी बातें सुनकर कुछ पल बिल्कुल शांत बैठा रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ज़्यादा दर्द किस बात का है, इस बात का कि उसने मुझसे झूठ बोला, या इस बात का कि मैंने उसे सच्चा समझकर आंख बंद करके भरोसा किया था। मैं बोला, तो माँ सही कह रही थी, वह हमेशा मुझे तुम्हारे बारे में समझाने की कोशिश करती थी। पार्वती रोते हुए बोली, मम्मी जी को शायद शुरू से मुझ पर शक था, इसलिए वह मुझे पसंद नहीं करती थी। मैं धीरे से हंस पड़ा, लेकिन वह हंसी दुख से भरी हुई थी। मैंने कहा, तुम्हें पता है मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या सोचा था? मुझे लगता था तुम मेरी ज़िंदगी बदल दोगी। माँ की सेवा देकर मुझे लगा था कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो। पार्वती ने सिर झुका लिया और बोली, मैंने कोशिश की थी कि किसी को दुख न पहुंचे, लेकिन धीरे धीरे सब उलझता चला गया। मैं बोला, अगर तुम सच बोल देती तो शायद बात इतनी दूर न जाती। उसने कहा, मुझे डर था कि कोई कोई मेरी बात नहीं समझेगा। कमरे में कुछ देर तक खामोशी छाई रही। फिर मैंने कहा, अब इस रिश्ते का क्या मतलब रह गया जहाँ भरोसा ही ना हो? पार्वती की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। उसने कहा, मैं मानती हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैंने कभी आपको बुरा नहीं चाहा। मैं बस अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीना चाहती थी। मैंने गहरी सांस ली और कहा, ज़िंदगी अपने तरीके से जीने का हक सबको है, लेकिन किसी को धोखे में रख कर नहीं। उस रात न मुझे नींद आई और न ही पार्वती सो पाई। सुबह होते ही मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया और उससे कहा कि वह मुझे एक अच्छे वकील का नंबर भेज दे। पार्वती समझ चुकी थी कि अब सब खत्म हो चुका है, लेकिन घर का माहौल देखकर मुझे माँ की चिंता होने लगी। मैं नहीं चाहता था कि इस सब का असर उनकी तबीयत पर पड़े, इसलिए मैंने फैसला किया कि जब तक सब शांत न हो जाए तब तक ये बात घर से बाहर नहीं जाएगी। अगले दिन पार्वती की माँ घर आई। उन्हें देखकर साफ लग रहा था कि उन्हें पूरी सच्चाई नहीं पता थी। उन्होंने आते ही कहा, बेटा, छोटी मोटी गलतफहमियां हर रिश्ते में हो जाती हैं। मैं समझ गया था कि पार्वती ने उन्हें पूरी बात नहीं बताई। मैंने शांति से कहा, आंटी जी, कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनके बाद रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। पार्वती की माँ चुप हो गई और पार्वती रोती हुई दूसरे कमरे में चली गई। मैं माँ के पास गया तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने कांपते हाथों से मेरा हाथ पकड़ा, जैसे कह रही हो कि अब तो उनकी बात समझ आ गई होगी। मैं उनके पास बैठ गया और पहली बार मुझे एहसास हुआ कि कई बार अपने लोग बिना बोले भी हमें सच समझाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन हम भावनाओं में आकर सब नज़रअंदाज कर देते हैं। उस दिन के बाद मेरे अंदर से भरोसा जैसे टूट चुका था। मैं बस यही चाहता था कि इंसान को किसी की अच्छाई देखकर तुरंत फैसला नहीं करना चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच हो, ये ज़रूरी नहीं होता। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया था। पार्वती अब पहले की तरह मुझसे नज़र मिलाकर बात नहीं करती थी। वह ज़्यादातर समय चुप रहती और अपने कमरे में बैठी रहती। दूसरी तरफ मेरी माँ की तबीयत भी धीरे-धीरे खराब होती जा रही थी। मैं अब ज़्यादा समय उनके साथ बिताने लगा था, क्योंकि मुझे एहसास हो चुका था कि मैंने उनकी बातों को समझने में बहुत देर कर दी।
कई बार मैं अकेले बैठकर सोचता था कि अगर उस रात मेरी आँख न खुलती तो शायद मुझे कभी सच पता ही नहीं चलता और मैं ज़िंदगी भर एक झूठे रिश्ते को सच मानकर जीता रहता। लेकिन अब सच्चाई सामने आ चुकी थी और उसे बदलना मेरे हाथ में नहीं था। मैंने अपने मन को मजबूत किया और फैसला कर लिया कि अब यह रिश्ता सिर्फ मजबूरी में नहीं चलेगा। अगले कुछ दिनों तक घर में अजीब सी खामोशी रही। पार्वती की माँ 2 बार और घर आए। उन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की कि मैं एक मौका और दे दूँ, लेकिन मेरे अंदर का भरोसा पूरी तरह टूट चुका था। मैंने उनसे कहा कि रिश्ते सिर्फ साथ रहने से नहीं चलते, उनके लिए सच्चाई और विश्वास भी ज़रूरी होता है। उन्होंने सिर झुका लिया, शायद अब उन्हें भी अपनी बेटी की गलती समझ आने लगी थी। दूसरी तरफ पार्वती लगातार खुद को सही साबित करने की कोशिश कर रही थी। वह कहती थी कि उसने कभी मेरा बुरा नहीं चाहा, लेकिन मेरे दिल में जो चोट लगी थी, वह इतनी गहरी थी कि अब उसके शब्दों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक शाम मैं माँ के कमरे में बैठा था, तभी नर्स मेरे पास आई और बोली, राजन साहब, अब आपकी माँ पहले से थोड़ा बेहतर महसूस करती है। शायद उन्हें इस बात की तसल्ली है कि अब आप समझ चुके हैं। उसकी बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई। मैं माँ के पास बैठ गया। उन्होंने कांपते हाथ से मेरा हाथ पकड़ा और हल्का सा दबाया। मुझे ऐसा लगा जैसे वह कह रही हूँ कि बेटा अब खुद को संभाल लो। उसी रात मैंने बहुत देर तक अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचा। मुझे एहसास हुआ कि पिछले कुछ दिनों में मैं कितना बदल चुका हूँ। पहले मैं बहुत ही जल्दी लोगों पर भरोसा कर लेता था, लेकिन अब मैं हर बात को समझने की कोशिश करने लगा था। अगले दिन मैंने पार्वती से साफ-साफ करने का फैसला किया। वह कमरे में चुपचाप बैठी थी। मैंने कुर्सी खींचकर उसके सामने रखी और बोला, पार्वती, मैं तुमसे एक आखिरी बार सच सुनना चाहता हूँ। क्या कभी तुम्हारे मन में मेरे लिए कोई सम्मान था? उसने धीरे से मेरी तरफ देखा। उसकी आंखें सूजी हुई थी। वह बोली, राजन जी, आपने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। आपने कभी मुझे तकलीफ नहीं दी, लेकिन मेरे मन में पहले से कहीं और जुड़ा हुआ था और मैं खुद को बदल नहीं पाई। मैं कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, अगर तुम शुरू में सच बोलती थी तो शायद हालत इतने खराब नहीं होते। उसने सिर झुका लिया और बोली, मुझे डर था कि मेरे घर वाले टूट जाएंगे। मैं बोला, और अब क्या हुआ? अब तो सबको दुखी मिला ना? वह रोने लगी, लेकिन अब मेरे अंदर उसे दिलासा देने की ताकत नहीं बची थी। मैंने धीरे से कहा, कभी कभी एक झूठ बहुत सारे लोगों की जिंदगी खराब कर देता है। इसके बाद मैं कमरे से बाहर निकल आया। अगले कुछ दिनों में कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई। मैं नहीं चाहता था कि बात ज्यादा लोगों तक पहुंचे, इसलिए सब कुछ शांत तरीके से हो रहा था। मोहल्ले वालों को सिर्फ इतना पता था कि हमारे बीच आपसी मतभेद हैं। मैं नहीं चाहता था कि किसी की इज्जत खराब हो, क्योंकि चाहे जो भी हुआ हो, मैं किसी को नीचा दिखाकर खुद को सही साबित नहीं करना चाहता था। इसी बीच एक दिन मुझे पता चला कि गौतम शहर छोड़कर कहीं और चला गया। ये सुनकर मुझे अजीब सा लगा। जिस इंसान के लिए पार्वती ने इतना बड़ा कदम उठाया, वही मुश्किल समय में उसके साथ नहीं था। मुझे पहली बार समझ आया कि कई बार लोग भावनाओं में आकर जिन रिश्तों को सबसे मजबूत समझते हैं, वही सबसे कमजोर निकलते हैं। उधर पार्वती अब पहले से बिल्कुल बदल चुकी थी। वह न ज़्यादा बोलती थी और न ही किसी से बहस करती थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास होने लगा था। एक दिन मैं माँ के लिए दवाई लेकर घर लौटा तो देखा पार्वती माँ के कमरे के बाहर बैठी रो रही थी। मैंने पूछा, क्या हुआ? तो उसने कहा, मम्मी जी ने आज पहली बार मेरा हाथ पकड़ा था। शायद वह मुझे माफ़ करना चाहती थी। उसकी बात सुनकर मैं कुछ नहीं बोला, लेकिन मन में यह ज़रूर आया कि मेरी माँ दिल से कितनी बड़ी हैं। जिन्हें इतना दुःख मिला, वही सबसे पहले माफ़ करना सीख गई। समय धीरे-धीरे आगे बढ़ रहा था, लेकिन मेरे अंदर की तकलीफ़ इतनी जल्दी ख़त्म नहीं हो रही थी। कई रातें मैं छत पर अकेला बैठा आसमान देखता रहा और सोचता कि आखिर इंसान की पहचान कैसे की जाए? कौन सच में अपना है और कौन सिर्फ़ दिखावा कर रहा है? मुझे अब समझ आने लगा था कि जो लोग हर समय अपनी अच्छाई का प्रदर्शन करते हैं, ज़रूरी नहीं कि अंदर से भी वैसे ही हों। असली लोग, अच्छे लोग अक्सर शांत होते हैं, उन्हें खुद को साबित करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक दिन माँ की तबीयत अचानक ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं तुरंत अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा कि उम्र और बीमारी की वजह से अब उन्हें बहुत ही ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है। मैं पूरी रात अस्पताल में उनके पास बैठा रहा। सुबह माँ ने धीरे से आँख खोली और मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी। उस पल मुझे एहसास हुआ कि ज़िंदगी में सबसे सच्चा रिश्ता वही होता है जिसमें दिखावा नहीं होता। मैंने मन ही मन फैसला किया कि अब मैं अपनी माँ का पूरा ध्यान रखूंगा और ज़िंदगी में आगे बढ़ने की कोशिश करूंगा, चाहे जो हुआ हो। लेकिन अब मैं पहले वाला राजा नहीं रहा था। ज़िंदगी ने मुझे बहुत बड़ा सबक सिखा दिया था और ये सबक मैं कभी नहीं भूल सकता था। अस्पताल से घर लौटने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। अब मेरा ज़्यादातर समय माँ की देखभाल में गुजरता था। दूसरी तरफ पार्वती बिल्कुल शांत रहने लगी थी। शायद उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। एक शाम वह मेरे पास आई और बोली, राजन जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपका भरोसा तोड़ा। मैंने शांत आवाज़ में कहा, कुछ गलतियाँ ऐसी होती हैं जिनके बाद रिश्ता पहले जैसा नहीं रह सकता। उसने रोते हुए कहा, काश मैंने शुरुआत में ही सच बोल दिया होता। मैं बोला, अगर सच पहले सामने आ जाता तो शायद इतना दर्द नहीं होता।
कुछ दिनों बाद हमारे रास्ते अलग हो गए और घर में सिर्फ मैं और माँ रह गए। धीरे धीरे मैंने खुद को संभालना शुरू किया। अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार हो चुका था। एक दिन रास्ते में मुझे गौतम मिला। उसने नज़रें झुकाकर कहा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सिर्फ इतना कहा कि किसी का भरोसा तोड़ना आसान होता है, लेकिन उसके बाद मिलने वाला दर्द है बहुत भारी पड़ता है। वह चुपचाप वहाँ से चला गया। कुछ समय बाद मुझे पता चला कि पार्वती भी अपनी ज़िंदगी में अकेली रह गई है। ये सुनकर मुझे दुख तो हुआ, लेकिन अब मैं अतीत से बाहर निकल चुका था। दोस्तों, ज़िंदगी में हर मोड़ पर कुछ ना कुछ सिखाती है, इसलिए किसी पर भरोसा ज़रूर करो, लेकिन आंखें बंद करके नहीं, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा सच्चा नहीं होता और जो लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं, ज़रूरी नहीं कि वो अंदर से भी वैसे ही हों। हमेशा अपने दिल के साथ साथ अपने दिमाग को भी खुला रखो, यही समझदारी है। धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और आपको हमारी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब